हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी राठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो गाइज, कल है 5 अक्टूबर, आई होप यू रिमेंबर दैट। और 5 अक्टूबर को 10 बजे संदीप सर आ रहे हैं आपके लिए बहुत ही खास सेशन लेकर, जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र, जहां आपके एग्ज़ाम रिलेटेड कोई बहुत बड़ी अपडेट आपको मिलने वाली है। तो कल जो है सुबह 10 बजे 5 अक्टूबर 10 AM जुड़ना ना भूले, ओनली ऑन एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। इफ़ यू हैव डाउनलोडेड अड्डा 24/7 ऐप तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी। उसमें गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स को सेलेक्ट कीजिए। गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स को सेलेक्ट करने के बाद एग्रीकल्चर को सेलेक्ट कीजिए। एग्रीकल्चर से रिलेटेड कंटेंट आपको मिलना शुरू हो जाएगा, जहां जॉब अलर्ट्स भी मिलेंगे, पावर कैप्सूल्स भी मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज क्विज भी मिलेगी। और अगर एनरोलमेंट करना है पेड बैचेस में तो उसके लिए डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, तो आप इस अड्डा 24/7 की ऐप को फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वेट मत कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें सेशंस की, क्लासेस की, और कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। इसके लिए ज़रूरी है आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करें। अब चलते हैं हम आज के टॉपिक पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं हमेशा भूल जाती हूँ कि ये स्लाइड भी आने वाली है, मैं हमेशा टॉपिक को इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। सो एनीवे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीड प्रोडक्शन का। बट बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द टॉपिक, अगर आप इफ़को, नाबार्ड, CWC, IBPS, AFO की तैयारी कर रहे हैं तो these batches are also available on your application पर ये बैचेस अवेलेबल हैं। Y448 कोड को लगाएंगे और इनमें एनरोल करेंगे अगर आप इन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज आर हियर टू guide you, to support you or make your concept clear, and these batches are with your test series and books so that क्लासेस ख़त्म होने के बाद भी रिवीजन के लिए आपके पास नोट्स रहें, प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास टेस्ट सीरीज रहें। सो दीज आर कंप्लीट बैचेस। यू कैन एनरोल। अपनी एप्लीकेशन में जाइएगा, एग्रीकल्चर में जिस भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उस पर सेलेक्ट कीजिए। उसके जो भी आपका बैच होगा वो दिखेगा, उस बैच की सारी डिटेल्स आपको दिखेगी कि कौन कौन टीचर हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या वैलिडिटी है। और अगर आपको अपने लिए सही डिसीजन लगे तो Y448 लगा करके 77% डिस्काउंट पाइए और इन बैचेस में एनरोल कर लीजिए। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो है सीड प्रोडक्शन। तो आज हम बात करेंगे सीड प्रोडक्शन में किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। वैसे तो मैंने ऑलरेडी आपको ये चीज़ बताई थी सीड सर्टिफिकेशन के अंतर्गत कि जब सीड सर्टिफिकेशन होता है तो किस तरीके से सीड प्रोड्यूस किया जाता है, किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। लेकिन आज हम उसको थोड़ा बेटर और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। दिस इज़ सीड प्रोडक्शन पार्ट 1। पार्ट 2 भी आएगा सीड प्रोडक्शन का, जहाँ पर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में आप लोगों को काफ़ी दिक्कतें आती हैं। 3 लाइन सिस्टम काफ़ी कम लोगों को समझ आता है, तो वो भी जो है हम इन क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो भाई सीड प्रोडक्शन क्या है? एक सिस्टमैटिक तरीका है सीड प्रोड्यूस करने का। तो फार्मर तो ये सालों साल से कर रहे हैं मैडम, नया क्या है, राइट? बिल्कुल सही बात है, फार्मर बिल्कुल सालों साल से कर रहे हैं, पर फार्मर्स आर नॉट ग्रोइंग सीड्स, दे आर ग्रोइंग ग्रेन्स, राइट? ग्रेन और सीड में क्या अंतर होता है मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, फर्स्ट क्लास में। जब आपका पर्पस होता है कि इसे खाना है तो आप उसी तरीके से उस चीज़ को ग्रो करते हैं, देखते हैं, एनालाइज करते हैं। जब आपका पर्पस होता है कि उस सीड से आगे के प्लांट्स को हमें ग्रो करना है, उसे एज अ सीड यूज़ करना है, तो आप उसी तरीके से उसकी मेंटेनेंस करते हैं। ठीक है, तो सीड प्रोडक्शन में ऐसा क्या खास बात है जो आप ग्रेन प्रोडक्शन में नहीं करते हैं, वही आज की क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तो सीड प्रोडक्शन क्यों करना है? सीड प्रोडक्शन आपकी इनकम बढ़ाता है। सबसे पहली बात, ग्रेन जिस रेट पर बिकता है सीड उससे डबल रेट पर बिकेगा, क्योंकि वो सीड पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है। सेकेंडरी,
जो प्लांट ब्रीडर है जिसने वैरायटी डेवलप की है वो सारा कंट्री का भार अपने सर पर नहीं ले सकता है कि मैं सबके लिए सीड प्रोड्यूस करूँगा. सो ही वांट्स द वॉलंटियर्स हु विल बी ग्रोइंग सीड्स फॉर हिम, राइट. तो सीड प्रोडक्शन में फ़ायदा भी है, इकोनॉमिकली फ़ायदा भी है एंड नेसेसिटी भी है. सीड रिप्लेसमेंट हमारी कंट्री में काफ़ी कम है. हमारी कंट्री में काफ़ी कम लोग हैं जो मार्केट से नया सीड खरीद के जो है लाते हैं और उगाते हैं. जनरली वो क्या करते हैं, अपना सेव्ड सीड ही यूज़ कर लेते हैं. ठीक है, तो उनमें एक जागरूकता फैलाना भी हमारा काम होना चाहिए विद द सीड प्रोडक्शन, कि एटलीस्ट अगर सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है तो 3-4 साल में आप सीड रिप्लेस करें, क्रॉस पॉलिनेटेड है तो 2-3 साल में सीड रिप्लेस ज़रूर करें, और हाइब्रिड है तो हर साल करना ही पड़ेगा, वो तो उनकी मजबूरी है, राइट. सो सीड रिप्लेसमेंट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी. जिनको नहीं पता सीड रिप्लेसमेंट क्या है, सीड रिप्लेसमेंट इज़ आप नया सीड जब लेकर आते हैं, जैसे कि अगर मैं अपनी फील्ड पर वीट क्रॉप लगा रही हूँ और मैंने एक पर्टिकुलर वैरायटी लगाई एंड नेक्स्ट ईयर के लिए मैंने इसी प्रोडक्शन से कुछ सीड रख लिया और बाकी मार्केट में बेच दिया. अब इस सीड को मैं नेक्स्ट ईयर यूज़ करूँगी अपनी सोइंग के लिए. तो आप बेसिकली जैसे कि आप जाएंगे फार्मर के पास ग्राउंड लेवल पर, और अगर आप फार्मर से ये सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, आप कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं अपने फील्ड में, 70 to 80% ऑफ फार्मर्स डजंट नो which variety they are growing in their fields. Reason? वो कभी नया सीड लेते ही नहीं, वो सालों साल से वही सीड यूज़ करते आ रहे जो कभी ख़रीदा था या किसी से लिया था, और उस सीड को रख रहे हैं, वापस ग्रो कर रहे हैं, रख रहे हैं, वापस ग्रो कर रहे हैं. नाउ दे डोंट नो विच वेराइटी इट इज़, क्योंकि वो तो हमेशा अपना सीड सेव करके यूज़ कर रहे हैं. तो ये जागरूकता फैलाना ज़रूरी है कि जब आप क्वालिटी का सीड लेते हैं, उनकी जर्मिनेशन अच्छी होती है, उनकी विगर अच्छी होती है, उनकी क्वालिटी अच्छी होती है ना, और उससे प्रोडक्शन बढ़ता है, जो वैरायटी डिटेरियोरेशन है वो कम होता है, प्योर सीड आपको मिलता है. तो इसके बारे में जागरूक करना भी जो है हमारा काम होना चाहिए. एनीवेज, चलते हैं सीड प्रोडक्शन पर. आई एम सॉरी, एक्चुअली इन सारे कैबिन्स में एसी इतना स्ट्रांग होता है कि मुझे क्लास के बीच में छींकना, खांसना, कुछ ना कुछ ऐसा आता ही है कि मुझे सॉरी कहना ही पड़ता है, क्योंकि आप लोगों को डिस्टर्बेंस हो ही जाती है ना. तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं फील्ड इंस्पेक्शन की. मैंने आपको बताया था सीड सर्टिफिकेशन के टाइम पर भी कि अगर आप अपना क्वालिटी का सीड प्रोड्यूस करना चाहते हैं, सर्टिफाई करवाना चाहते हैं, तो उसके जब आप ग्रो करते हैं सीड को, उसके दौरान फील्ड इंस्पेक्शंस की जाती हैं. फील्ड इंस्पेक्शन का मतलब क्या है कि कोई पर्सन आएगा और इंस्पेक्ट करेगा, देखेगा कि फील्ड पर क्या हो रहा है ना. तो वो क्या क्या चीज़ देखने वाला है तो वो भी हम बाद में बात करेंगे. लेकिन फील्ड इंस्पेक्शंस जो है इसलिए ही की जाती हैं ताकि फील्ड पर जो हो रहा है ना, वो क्वालिटी में अपने आप झलकेगा. सो आर यू फॉलोइंग ऑल द गाइडलाइंस फॉर द सीड सर्टिफिकेशन की तरफ से जो भी गाइडलाइंस हैं फील्ड के लिए, ग्रोइंग हैबिट्स के लिए, क्या वो सारी गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे, इसके लिए सीड इंस्पेक्शंस होते हैं. अगर आपकी क्रॉप सेल्फ पॉलिनेटेड है तो 3 के आसपास सीड इन्फेक्शन होंगे. लेकिन अगर आपकी क्रॉप क्रॉस पॉलिनेटेड है तो 4 से 5 आपकी जो है सीड इंस्पेक्शंस होंगी. क्रॉस पॉलिनेटेड में ज़्यादा क्यों होती हैं और सेल्फ पॉलिनेटेड में कम क्यों होती हैं? क्योंकि सेल्फ पॉलिनेटेड जो क्रॉप्स होती हैं उनमें क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस ऑलमोस्ट 0 होते हैं, यानी कि उनमें कंटामिनेशन के चांसेस काफ़ी कम होते हैं. वहीं क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीशीज़ के कंटामिनेशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसीलिए उनमें वेरिएशन भी ज़्यादा होती है और उनमें फील्ड इंस्पेक्शन ज़्यादा करनी पड़ती है, राइट. ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं फील्ड इंस्पेक्शन के, है ना, क्यों की जाती है फील्ड इंस्पेक्शन? तो फील्ड इंस्पेक्शन की जाती है ताकि आप वेरीफाई कर सके सबसे पहले तो सीड सोर्स क्या है, सीड ओरिजिन क्या है, आपने सीड कहाँ से लिया, राइट. फ्रेंड से मांग कर लिया इज़ नॉट द आंसर, योर ऑथेंटिक सोर्स शुड बी देयर. सेकेंड इज जो आप कल्टीवेशन कंडीशंस हैं वो कैसी हैं, क्या आप टाइमली इरीगेट कर रहे हैं अपने फील्ड को जो कि रिकमेंडेड है पैकेज ऑफ प्रैक्टिस में, क्या आप उतना ही NPK यूज़ कर रहे हैं जितना पैकेज ऑफ प्रैक्टिस में जो दिया हुआ है,
या फिर आप मर्जी से डाल रहे हैं, नहीं डाल रहे हैं, हो जाएगा, तो उससे क्या होता है, उस पर क्वालिटी पर इफेक्ट पड़ता है ना। तो आपकी जो पैकेजेस की जो कंडीशंस हैं, जो भी वहाँ पर प्रैक्टिसेस दी हुई हैं, दैट शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड इन सीड प्रोडक्शन। सीड प्रोडक्शन में ये स्ट्रिक्टली फॉलो होने चाहिए। ग्रेन में अगर ये नहीं भी होती हैं तो इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। आज इरिगेशन नहीं किया भाई, 2 दिन बाद कर देंगे जब पानी आएगा, तो ग्रेन में चलता है, राइट। सेकेंड इज आइसोलेशन डिस्टेंस चेक करना कि क्या आप प्रॉपर आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं दूसरे फील्ड से या नहीं कर रहे हैं। कल्टीवार्स में कोई ऑफ टाइप, कोई इम्प्योरिटीज़ तो नहीं है, बहुत ज़्यादा वीड्स तो नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक करता है। साथ ही साथ कोई हेविली सीड बॉर्न डिजीज़ तो आपके फील्ड में नहीं आई हुई है जो आपके सीड लॉट को ख़राब कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें कब देखी जाती हैं, फील्ड इंस्पेक्शन के टाइम पर देखी जाती हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे फील्ड इंस्पेक्शन कैसे की जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आप जस्ट ये फील्ड है और किनारे पर खड़े होकर देखेंगे हाँ सब ठीक चल रहा है चलो, यू डोंट हैव टू डू दिस, है ना। फील्ड इंस्पेक्शन का भी एक तरीका होता है। तो ये तरीके जो हैं वो काफ़ी सारे पैटर्न्स में हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। वॉकिंग पैटर्न फॉर फील्ड इंस्पेक्शन, जब आपको फील्ड इंस्पेक्शन करनी है तो आप किस मेथड को फॉलो कर रहे हैं वो भी आपको उसमें मेंशन करना होता है। जैसे कि फर्स्ट जो आप यहाँ पर वॉकिंग पैटर्न देख रहे हैं, सो आप डायगनली क्रॉस करते हैं, फिर फील्ड में इस तरीके से नेक्स्ट कोने पर जाके फिर डायगनली क्रॉस करते हैं, फिर फील्ड में इस तरीके से बाहर निकलते हैं, है ना। तो आपने बेसिकली एक बार पूरे ओवरऑल फील्ड को इसमें देख लिया, आपने डायगनली भी देख लिया कि भाई बीच में गड़बड़ तो नहीं है, सेंटर में तो गड़बड़ नहीं है, बाहर सब अच्छा हो, सेंटर में गड़बड़ हो, तो ऐसा तो नहीं है। बाहर सब ठीक है, आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन है ना, क्रॉप कैसी दिख रही है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिख जाएंगी, है ना। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है 60 to 70% फील्ड को इजीली कवर करती है। नाउ द सेकेंड इज रैंडम। रैंडम मीन्स कहीं से भी, है ना। तो रैंडम में जनरली आप एक साइड से एंटर करेंगे और इस तरीके से घुसते हुए दूसरी साइड से बाहर निकल जाएंगे। दिस इज अ रैंडम पैटर्न फॉर योर फील्ड इंस्पेक्शन। द थर्ड वन इज योर, है ना, थर्ड वन क्या है, आप स्क्वायर शेप में जा रहे हैं। तो आप जो है यहाँ से शुरू करें, सेंटर में भी देखेंगे क्या हो रहा है, सेंटर से थोड़ा बाहर की तरफ आएंगे, पूरे चारों तरफ किनारियाँ भी दिखेंगे, यानी कि सेंटर भी देख रहे हैं, किनारियाँ भी चारों तरफ देख रहे हैं, है ना। तो स्क्वायर पोजीशन में भी जा सकते हैं, या इस तरीके से भी जा सकते हैं कि आप एक साइड से एंटर करेंगे और इस तरीके से पूरे फील्ड को कवर करते हुए बाहर निकल जाएंगे। सो दिस आर द 4 टाइप्स ऑफ फील्ड इंस्पेक्शन पैटर्न्स। तो ऐसा नहीं है कि आपको अपनी मर्जी से कहीं से भी घुसना है, कहीं से भी निकलना है या क्या करना है। प्रॉपर मेथड्स हैं फील्ड इंस्पेक्शन के एंड यू हैव टू फॉलो दीज मेथड्स। आपको वो पैटर्न उसमें लिखना पड़ता है कि आपने किस पैटर्न में जो है फील्ड इंस्पेक्शन किया है। दैट हैज़ टू बी मेंशन्ड इन द रिपोर्ट। जो फील्ड इंस्पेक्टर होता है, जो इंस्पेक्शन करने आता है, उसको प्रॉपर रिपोर्ट तैयार करनी होती है। उसने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया, क्या उसे डाइसी लगा या सही नहीं लगा, या क्या उसे बहुत अच्छा लगा। एवरीथिंग हैज़ टू बी मेंशन्ड इन द रिपोर्ट। रिपोर्ट में हर चीज़ वहाँ पर मेंशन करनी होती है। फील्ड इंस्पेक्शन के दौरान आप देखेंगे कि ऑफ टाइप्स कितने हैं, है ना। तो ऑफ टाइप्स होते क्या हैं, आप इस फोटोग्राफ में देख पा रहे हैं, सबकी हाइट यहाँ तक है, लेकिन ये एक प्लांट है जो इतना लंबा चला गया है ना। बहुत क्लियरली हमें समझ आ रहा है कि ये प्लांट है सेम क्रॉप का प्लांट है, लेकिन ये इनसे मैच नहीं कर रहा है ड्यू टू एनी रीज़न। म्यूटेशन हो सकता है, मैकेनिकल मिक्सचर हो सकता है, कुछ और कारण हो सकता है ना। एबनॉर्मली ग्रो कर रहा है, हार्मोन कुछ ज़्यादा आ गए, जिब्रेलिन का किसी ने इसको इंजेक्शन दे दिया है, कुछ भी हो रीज़न, कुछ भी हो, वी डोंट केयर अबाउट द रीज़न, बट ये प्लांट और सबसे मैच नहीं कर रहा है। एक्सप्रेशन इसका डिफरेंट है, हाइट का भी हो सकता है, कलर का भी हो सकता है, फ्लावर कलर का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो प्लांट आपको औरों से अलग लग रहा है, डिफरेंट लग रहा है, उसको कहते हैं ऑफ टाइप। ऐसे प्लांट जो आपको और पॉपुलेशन से अलग लग रहे हैं, डिफरेंट लग रहे हैं, ऑफ टाइप लग रहे हैं, ऐसे प्लांट्स को आपको फील्ड से जब भी ऑब्जर्व हो निकाल देना चाहिए, ताकि हो सकता है दूसरी ही वैरायटी का सीड हो तो वो हमारे में मिक्सचर ना करे। मिक्सचर किया तो हमारी जेनेटिक प्योरिटी हैम्पर होगी और हमारी सीड सर्टिफिकेशन में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी हमारी क्रॉप से मैच नहीं हो रहा उसे बाहर निकाल दीजिए, गेट आउट फ्रॉम हेयर।
राइट। तो यहाँ पर आपके होते हैं ऑफ टाइप्स। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्शनेबल वीड्स। ऑब्जेक्शनेबल वीड किन्हें कहते हैं? ऑब्जेक्शनेबल वीड वो होते हैं जिनको आपके सीड से सेपरेट करना मुश्किल होता है। देखिए वैसे तो सारे वीड ही ऑब्जेक्शनेबल हैं, यानी कि किसी को पसंद थोड़ी होगा अरे वाह बड़े अच्छे वीड हो रहे हैं ग्रो मेरे फील्ड में, है ना। एवरीथिंग इज ऑब्जेक्शनेबल, सबको ऑब्जेक्शन होगा, है ना। तो जैसे कोर्ट में होता है ना ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, तो ऑब्जेक्शन तो है, लेकिन ऑब्जेक्शनेबल वीड किसको कहते हैं? तो ऑब्जेक्शनेबल वीड उनको कहते हैं विच आर डिफ़िकल्ट टू सेपरेट फ्रॉम द क्रॉप, जिसको क्रॉप से सेपरेट करने में डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है। These are the plants of the weed species. Those seed size shape are similar to that of the crop seed. जो crop seed होता है उसी शेप के होते हैं, उसी साइज के होते हैं या उसी डेंसिटी के होते हैं, इसलिए इनको अलग करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। एग्जाम्पल इज जैसे कि वीट में फ्लेरिस माइनर, है ना, आप यहाँ पे देख रहे हैं। आई डोंट नो इफ इट इज़ विजिबल, लेकिन ये जो आपका वीट प्लांट है इसके चारों तरफ ऐसे सांप की तरह आपकी फ्लेरिस माइनर आ जाती है विच इज़ इनसेपरेबल। और इस फ्लेरिस माइनर के जो सीड होते हैं दे आर इन शेप एंड साइज, दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू द वीट सीड्स, जिसकी वजह से इनको नाम छान के अलग कर पाते हैं, नाम ग्रेविटी से अलग कर पाते हैं, तो इनको अलग करना जो है काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ऐसे सीड्स को हम ऑब्जेक्शनेबल सीड्स कहते हैं। आर्जिमोन मैक्सिकाना, आर्जिमोन मैक्सिकाना इन मस्टर्ड इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्शनेबल सीड, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम सीड पॉइंट ऑफ व्यू, हालांकि आप ये सब वीड साइंस में भी पढ़ते होंगे। नेक्स्ट इज डिजीज्ड प्लांट, स्पेशली जो सीड बोर्न डिजीज, है ना। अब आप इस तरीके से लूज स्मट देख रहे हैं अपने फील्ड में या कवर्ड स्मट देख रहे हैं, देख रहे भाई हर तीसरी चौथी वाली पे कवर्ड स्मट आ रहा है या लूज स्मट आ रहा है, तो ऐसे फील्ड को तो पूरे को ही जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर दो चार प्लांट अगर आपको दिख रहे हैं कि भाई इनमें लूज स्मट आ गया है एंड इट इज़ लाइक सेकेंडरी इन्फेक्शन कर सकता है, तो जब भी आपको कोई ऐसा डिजीज्ड प्लांट दिखे तो उनको आपको रोग आउट करना है, उनको उखाड़ के फेंक देना है, जला देना है, दबा देना है, ताकि वो और इन्फेक्शन कॉज ना करे और जो लास्ट में हमें सीड मिले वो हेल्दी और अच्छे सीड्स मिले, ठीक है। तो जो भी डिजीज्ड प्लांट्स होंगे उनको आपको फील्ड से आउट करना है। नेक्स्ट इज आइसोलेशन डिस्टेंस, ठीक है। तो आपने ऑब्जर्व किया कि वीड्स तो ज़्यादा नहीं है या सीड बोर्न प्लांट्स तो ज़्यादा नहीं, सीड बोर्न डिजीज प्लांट्स तो ज़्यादा नहीं है, ऑफ टाइप्स तो ज़्यादा नहीं है, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अगर हैं तो रिमूव हो जानी चाहिए फील्ड से। द सेकेंड ऑब्जर्वेशन द इंस्पेक्टर मेक्स इज अबाउट द आइसोलेशन डिस्टेंस। आइसोलेशन डिस्टेंस क्या होता है? दूरी बनाए रखना। खैर अब तो आपको कोविड के बाद ये टर्म काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होगी, है ना। 3 गज़ की दूरी है ज़रूरी। सो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है 3 गज़ हो, यहाँ पर डिपेंड करता है कि क्रॉप कौन सी है। अगेन जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं जिनके पॉलेंस ज़्यादा दूर तक भाग भाग के इधर उधर नहीं जाते हैं, उनमें 3 मीटर का डिस्टेंस जो है इनफ होता है फॉर आइसोलेशन। लेकिन अगर आपकी क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीशी है तो 1000 मीटर तक भी ये डिस्टेंस हो सकता है। 1000 मीटर, आप समझ रहे हैं। आइसोलेशन डिस्टेंस का मतलब कि 1000 मीटर का मतलब 1 किलोमीटर, यानी कि आपका फील्ड जो है यहाँ पर है और इसके 1000 मीटर तक चारों तरफ कुछ नहीं होना चाहिए, विच इज इम्पॉसिबल। विच इज इम्पॉसिबल, कुछ नहीं हो जाना चाहिए का मतलब ये है कि उस सेम क्रॉप के प्लांट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, कंटामिनेशन हो सकती है। वो यहाँ पर पॉलिनेट करवा सकते हैं, है ना, तो जीन्स एक्सचेंज होंगे तो कंटामिनेशन होगी। तो अगर ये बाजरे का फील्ड है ना, बीच में बाजरे का फील्ड है, आपके साइड में इसमें कुछ भी ग्रो कीजिए, वीट ग्रो करो, कॉटन ग्रो करो, मस्टर्ड ग्रो करो, कुछ भी ग्रो करो, लेकिन आप इसमें बाजरा ग्रो नहीं कर सकते 1 किलोमीटर तक, क्योंकि इसका जो पॉलन है वो काफ़ी दूर तक स्प्रेड होता है, ठीक है। तो आइसोलेशन डिस्टेंस जो है वो दूरी है, सेम क्रॉप से उस फील्ड की दूरी कितनी होनी चाहिए ताकि कोई कंटामिनेशन ना हो, कोई मिक्सिंग ना हो, जिसको हम कहते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस, है ना। जब आप आइसोलेशन डिस्टेंस प्रॉपर रखेंगे तो जेनेटिक मिक्सिंग भी कम होगी, क्योंकि पॉलिनेशन के थ्रू जीन्स इधर उधर ट्रैवल नहीं करेंगे,
और एडमिक्सचर होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे ना, कम ही चांसेस होंगे कि इस फील्ड से इस फील्ड तक सीड गलती से आ गया, पैरों में चिपक के आ गया, किसी तरीके से आ गया, क्योंकि एक आइसोलेशन डिस्टेंस जो है आप मेंटेन कर रहे हैं. So isolation distance is the minimum separation requirement between two or more varieties of the same species. सेम स्पीशी की अगर दो वेराइटीज़ हैं उनके बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस आपको रखना है उन्हें सेफ रखने के लिए, उस डिस्टेंस को कहते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस. ठीक है. सो आइसोलेशन डिस्टेंस इज नॉट विद द अदर क्रॉप्स. उन क्रॉप्स से ज़रूर होगा जो उसके साथ क्रॉसेबल हैं, है ना, उनके साथ ज़रूर हो सकता है. ठीक है. तो क्रॉसेबल नहीं होनी चाहिए एक दूसरे के साथ, या दो वेराइटीज़ नहीं होनी चाहिए सेम स्पीशी की जो बिल्कुल पास पास हों, ताकि एक दूसरे को कंटामिनेट ना करें. ना आइसोलेशन इज अगेन ऑफ फ्यू टाइप्स. फर्स्ट इज द स्पेशियल आइसोलेशन. स्पेशियल का मतलब है स्पेस वाली आइसोलेशन, है ना, गिव मी माई स्पेस, आजकल बच्चों का कहना होता है. ठीक है. सो स्पेशियल आइसोलेशन इज द स्पेस आइसोलेशन. आप यहाँ पर देख रहे हैं आपकी क्रॉप यहाँ से शुरू हो रही है एंड आपका फील्ड यहाँ से शुरू हो रहा है. इतना स्पेस हमने यहाँ पर खाली छोड़ा है ना. तो इतना स्पेस जो हमने खाली छोड़ा है, स्पेस खाली छोड़ना मीन्स ये स्पेशियल आइसोलेशन है ना, जहाँ पर आप स्पेस का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं. भाई इतना हट के बनाना है या इतना जो है स्पेस इससे हट के होना चाहिए. ठीक है. तो इसको हम कहते हैं स्पेशियल आइसोलेशन. स्पेशियल आइसोलेशन अकर्स बिटवीन पॉपुलेशन दैट आर सेपरेटेड बाय ग्रेट डिस्टेंसेस, है ना. अभी डिस्टेंस जो है यहाँ पर जैसे कि 3 मीटर का होगा क्योंकि सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है. स्पेशियल आइसोलेशन ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पर आप क्रॉप लगा रहे हैं, बीच में एक पहाड़ है और यहाँ पर भी आप क्रॉप लगा रहे हैं. एक्चुअली इसको बैरियर आइसोलेशन भी कह सकते हैं. या दो अलग अलग आइलैंड्स हैं, उन पर आप डिफरेंट वेराइटीज़ ग्रो कर रहे हैं, तो ये भी स्पेशियल आइसोलेशन है ना. यूके में जो वीट उग रहा है वो हमारे साथ नहीं कॉम्पिटिट कर सकता किसी भी तरीके से, है ना. तो ये क्या है, स्पेशियल आइसोलेशन है. तो स्पेशियल आइसोलेशंस आर जो स्पेस या डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, उन्हें स्पेशियल आइसोलेशन कहते हैं. नेक्स्ट इज टेम्पोरल आइसोलेशन. टेम्पोरल आइसोलेशन क्या है? टाइम, टी फॉर टाइम. यहाँ पर अगर हम स्पेशियल आइसोलेशन जैसे 200 मीटर है ना, सो वी कैन नॉट प्रोवाइड दैट, इतना हम प्रोवाइड नहीं कर सकते अपने फील्ड में. तो हम यहाँ पर टाइम आइसोलेशन का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. टाइम आइसोलेशन क्या करता है, देखिए यहाँ पर जो है 20 डेज बिफोर फील्ड 1, ये फील्ड 1 है, ये फील्ड 2 है. फील्ड 1 में जो मान लीजिए आपने जो है सोइंग की थी 1 अक्टूबर को, है ना, तो यहाँ पर आप 21 अक्टूबर को सोइंग करेंगे, 21 दिन बाद. ठीक है. 21 दिन बाद इसमें सोइंग किए, तो इससे क्या होगा, इनका फ्लावरिंग टाइम अलग अलग होगा. जब इसमें फ्लावर आ रहे होंगे तब उसमें फ्लावर नहीं होंगे, जब उसमें फ्लावर आ रहे होंगे तब इसमें फ्लावर नहीं होंगे. अगर इनका फ्लावरिंग टाइम अलग होगा तो एक दूसरे पर पॉलन स्प्रेड नहीं कर सकते, एक दूसरे को कंटामिनेट नहीं कर सकते, एक दूसरे के साथ जीन एक्सचेंज नहीं कर सकते. ठीक है. तो जब आप फ्लावरिंग टाइम आगे पीछे कर देते कि भाई जब इसमें फ्लावरिंग है, जब इसमें नहीं होनी चाहिए, और इसमें है तो इसमें नहीं होनी चाहिए, तो इसको बोलते हैं टाइम आइसोलेशन. आपने टाइम से उनको सेपरेट कर दिया है. ठीक है. सो दिस इज नॉन एज टाइम आइसोलेशन. द नेक्स्ट इज फिजिकल आइसोलेशन और फिजिकल बैरियर आइसोलेशन. बैरियर में आप इस तरीके से नेट लगा सकते हैं. भाई मैंने अपनी क्रॉप लगाया, एक्सपेरिमेंट लगाया, उसके चारों तरफ इस तरीके से पॉलीथीन शीट लगा दी. या ग्रीन हाउस आप देखते हैं, पॉलीथीन के ग्रीन हाउस होते हैं, उनमें आप ग्रो कर रहे हैं, तो वो क्या है, बैरियर आइसोलेशन बना देता है. आउटर एनवायरनमेंट से उसको अलग कर दिया, कोई डिजीज स्पोर, कोई पॉलन को छोड़ के नहीं आ सकता, है ना. तो वो पॉलीथीन भी हो सकती है, वो एक पर्टिकुलर साइज़ का जो है ग्लास हाउस भी हो सकता है. और बैरियर में आप कई बार क्रॉप्स का भी यूज़ करते हैं, नॉट ओनली द शीट्स, है ना. जैसे कि यहाँ पर आपका फील्ड है, तो यहाँ पर आपने बड़े बड़े लंबे लंबे डेंस प्लांट लगा दिए और फिर यहाँ पर दूसरा फील्ड लगा दिया, है ना. तो बीच में ये जो प्लांट्स हैं जो बंड पर आप लगाते हैं बहुत डेंस, और एक बेल्ट लगा देते हैं मान लीजिए कुछ मीटर्स की, तो वो भी एक आइसोलेशन का काम करती है, दोनों फील्ड को सेपरेट रखने का काम करती है. ठीक है. तो फिजिकल आइसोलेशन या फिजिकल बैरियर आइसोलेशन क्या है कि आप किसी बीच में कोई चीज़ अड़ा रहे हो जिसकी वजह से ये दो फील्ड इंटरैक्ट नहीं कर पाए, इनके पॉलेंस इंटरैक्ट नहीं कर पाए. सो दिस इज कॉल्ड फिजिकल आइसोलेशन और फिजिकल बैरियर आइसोलेशन. ठीक है. तो इसको हम फिजिकल बैरियर आइसोलेशन कहते हैं.
यहाँ पर हम इस जो हमारा फील्ड आइसोलेशन और फील्ड आइसोलेशन एंड फील्ड इंस्पेक्शन वाला जो पार्ट है उसको फिनिश करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि अगर एक ही पार्ट में मैं ये सीड प्रोडक्शन का पूरा चैप्टर लेती तो थोड़ा लंबा हो जाता, और लंबा होने की वजह से इंटरेस्ट जो है कम हो जाता है। ठीक है, सो दैट विल बी कवरिंग इन अ नेक्स्ट क्लास, सो स्टे ट्यून्ड विद मी। सो इफ़ यू आर वीक इन जस्ट 1 और 2 सब्जेक्ट, बाकी सब आपके बिल्कुल प्रो सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट मतलब सब आता है, तो आप एक पर्टिकुलर टीचर्स के बैचेस में एडमिशन ले सकते हैं, सो दैट यू कैन मास्टर दोज सब्जेक्ट्स। साथ ही साथ अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप एग्रीकल्चर महापैक में एनरोल कर सकते हैं, जहां पर फीस है 7,359 फॉर 1 ईयर। तो 1 साल के लिए आपको जो है पूरे, चाहे IBPS AFO की तैयारी करिए, मास्टर्स की तैयारी कीजिए, या आप इफ़को की तैयारी कीजिए, नाबार्ड की तैयारी कीजिए, सबके बैचेस, पेड बैचेस, ई बुक, सब कुछ यहाँ पर आपको अवेलेबल होता है। ठीक है, सो दैट इज़ द एंड ऑफ द सेशन। डू लाइक एंड शेयर द सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करें। किसी भी बैच में एनरोल करने के लिए आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, विच इज़ Y448 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़ यू फर्स्ट टाइम विजिटेड टू माई क्लास, हाउ टू रीच टू माई क्लासेस, यू कैन डायरेक्टली सर्च ऑन द यूट्यूब प्रयास क्लासेस बाय मीनाक्षी मैम और प्रयास क्लासेस इन अड्डा एग्रीकल्चर अड्डा 24/7, है ना, ये आप सर्च कर सकते हैं, बट आई विल शो यू हियर, है ना। तो ये आप इस तरीके से गूगल खोलते हैं, फिर अपना यूट्यूब खोलेंगे, यूट्यूब में यहाँ पर लिख लीजिए एग्रीकल्चर, है ना, एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। ओनली एग्रीकल्चर से काम नहीं बनेगा, अड्डा 24/7। तो इस तरीके से आपका यूट्यूब चैनल ओपन होता है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे पूरा चैनल का होम पेज ओपन होता है। होम पेज में जाइए, वीडियोस सेक्शन में, वीडियोस सेक्शन में जब आप जाएंगे और नीचे देखेंगे तो ये देखिए प्रयास क्लासेस आपको अवेलेबल हो जाएंगी, जिसमें आप अदर अपने सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हैं रिलेटेड टू जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, सीड साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी। अभी तक हमने कवर किया है, तो ये सारी क्लासेस आपको यहाँ पर इन वीडियोज़ वाले सेक्शन में मिल जाएगी। सून वी विल बी क्रिएटिंग अ प्ले लिस्ट जो आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। जस्ट वेट फॉर 1 और 2 days। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, कीप शेयरिंग, बिकॉज बांटने से प्यार और ज्ञान दोनों बढ़ता है। गुड बाय एंड टेक केयर।